राधे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल RS ऑफिशियल अकेडमी। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वो हमारी देखो, पहला क्या है, भारतीय संविधान अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक है। कैसा है? जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान अत्यंत विस्तृत और व्यापक, पहला हमारा नंबर है। तो जो भारतीय संविधान है हमारा वो विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है। जो भारत का संविधान है वो समस्त विश्व के मतलब संसार के जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा संविधान है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। पहले क्या था, प्रारंभ में जब भारतीय संविधान हमारा बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 हमारे भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। जबकि जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसमें 495 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जो हमारे आइवर जेनिंग्स हैं, इन्होंने जो भारतीय संविधान को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि यह विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, कौन था? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। दूसरा है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तो जो प्रभुत्व संपन्न है उसका मतलब है जो आंतरिक हो, अंदर हो या बाहर हो, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में है और जो भी नीतियां बनाएगा इसका निर्माण स्वयं ही तैयार करेगा। ये हमारा 2 नंबर है। नंबर 3 क्या कहता है? समाजवादी है। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि सभी को अपने विकास एवं उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। जो भारतीय संविधान है इसमें सभी को अपने विकास और उन्नति के अवसर हैं वो समान प्राप्त होंगे। चौथा नंबर है हमारा संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ 2 सत्ताएं, केंद्र और राज्य हैं। जो भारतीय संविधान की सत्ता हैं उसमें हमारे 2 सत्ताएं आती हैं, एक तो केंद्र आता है और दूसरा राज्य आता है। इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं और राज्य सरकार की शक्तियां हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, 5 नंबर है हमारा। ठीक है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कैसी है? देखो, भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की, कहाँ की? ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। इस प्रणाली में कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होता है, विधायिका के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है, मंत्रिपरिषद बोलते हैं जिससे, एक विधायिका के निम्न सदन होते हैं लोकसभा, इसके प्रति उत्तरदायी होती है। 6वां हमारा दे रखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान बना हुआ है इसके द्वारा अगर भारत
को देखा जाए तो इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है, अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भारत का राज्य है, भारत राज्य है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतवासी किसी भी धर्म को स्वतः अपना सकते हैं। जो भारतीय संविधान है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत राज्य है इसमें कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो भारत में रहने वाले, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान में हमारे में, कि जो भारत राज्य है इसमें कोई धर्म नहीं है। जो भारत के रहने वाले लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी धर्म को स्वतः अपना सकते हैं। अपने आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म ले लो, चाहे मुस्लिम धर्म ले लो, चाहे अन्य धर्म ले लो, इसको स्वतः ही अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में कोई भी धर्म की स्पष्टता नहीं की गई है। समझ में आया। अगला हमारा दे रखा है मूल अधिकारों की व्यवस्था। जो भारतीय संविधान है इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने दिए गए देखते हैं। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मुख्यतः 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। आप लोग इन्हें याद कर लेना, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको याद रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत आंसर देंगे कितना है, 6। ठीक है, आगे है हमारा 8 नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख। तो जो भारतीय संविधान है इसमें नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो हमारी आर्थिक है, सामाजिक है या सांस्कृतिक ले लो, इस उन्नति के लिए नीति निदेशक तत्वों को बताया गया है या उल्लेखित किया गया है। अगला है हमारा मूल कर्तव्यों का उल्लेख। जो भारतीय संविधान है इसमें हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का, कौन सा भाग 4 का में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें से 10 मूल कर्तव्य 42 में, कितने, जो हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं वो 42 में संविधान संशोधन में जो हमारा 1976 में किया गया था उसमें मिलते हैं, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान अधिनियम 2000 द्वारा सम्मिलित किया गया है। समझ में आया। जो हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन जो हमारा 1976 में हुआ था उसमें दिए गए हैं, और जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान अधिनियम 2000 द्वारा सम्मिलित किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। अगर हम न्यायालय की बात की जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की रक्षा करता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का रक्षक है, और ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसकी भी रक्षा करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं थी जो हमें दी गई थी। इसमें हमारी 10 विशेषताओं के बारे में पढ़ाया गया है। आप लोग इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे मौलिक कर्तव्यों हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए, बताइए, उल्लेखित कीजिए कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं, उन्हें हमें बताना है। तो हमने बताया था हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 10 हैं। कितने हैं? 10, जो 42वें संशोधन में किए गए थे, जो 1976 में किया गया था। तो जो हमारे मूल संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, जब हमारा मूल संविधान तैयार हुआ था तो उसमें हमारे कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है इसके अनुसार अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें कितना 10 बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन कौन से 10 हैं हमारे। पहला दे रखा है हमारा संविधान का पालन करना। हम जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान में जो नियम बताए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उसके आदेशों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है, इसके प्रति हमें सम्मान दिखाना चाहिए। अगर कहीं राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है तो वहाँ खड़े होकर हमें शांतिपूर्वक देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान हो रहा है तो वहाँ पर भी हमें सम्मान करना चाहिए। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त आदर्शों का आदर और अनुगमन करना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, जो आदर्श बताए गए हैं उन्हें का हमें सम्मान करना चाहिए और उनका अनुगमन मतलब अनुसरण करना चाहिए। आगे है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता को हमें बनाए रखना चाहिए। चौथा है हमारा देश की प्रतिरक्षा करना और जब कभी ऐसा करने को कहा जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं करना। ठीक है, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जब कभी भी हमें मौका मिले तो राष्ट्रीय सेवाएं भी हमें करनी चाहिए। पांचवा है भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनमें भाईचारा उत्पन्न करना चाहिए और जो भाईचारे की भावना है इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और भिन्न भिन्न धर्मों, वर्गगत विभिन्नताओं के बीच एकता को बनाए रखना चाहिए। बहुत भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उनमें हमें एकता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य न करना। अगर किसी महिला का सम्मान नहीं हो रहा है तो उसके विरुद्ध हमें कार्य नहीं करने चाहिए जिससे महिला का अपमान ना हो। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर था। जो हमारा 6वां नंबर है हमारी संयुक्त सभ्यता के वंशागत वैभव को उचित मूल्य प्रदान करना और उसको सुरक्षित बनाए रखना। 7वां है हमारा वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना। जो वैज्ञानिक लोगों ने बताया गया है और जो मानवतावादी दृष्टिकोण है इसको हमें अपनाना चाहिए। अगला है हमारा 8वां प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना। जो प्रकृति ने हमें वातावरण दिया है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें क्या है, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इन सबको हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम वायु प्रदूषण करेंगे तो वायु जो हम ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, सुधारना तथा जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। जो जीवित प्राणी है इसके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई मर गया उसके बाद उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं, तो ये सही नहीं है, ये हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तो हमें भारतीय संविधान कहता है कि जीवित प्राणी है तो उसके प्रति हमें सहानुभूति भाव रखना चाहिए। जो प्राकृतिक वातावरण दिया गया है उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए और उसमें सुधार करना
चाहिए। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का त्याग करना। 10वां और लास्ट है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्तमता प्राप्त करना। हमें क्या है, व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक क्रियाकलापों से जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें हमें उत्तम बनाना चाहिए, उसमें हमें अच्छे से कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 10 नियम हैं। संविधान में सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए निःशुल्क और शिक्षा के संदर्भ में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इसकी अगर बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान है, अगर इसको सफल बनाने के लिए निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, शिक्षा के संदर्भ में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है कि माता पिता और सभी पाल्यों का, पाल्यों मतलब जो पालने वाले हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे के माता पिता जन्म देते ही एक्सपायर हुए, इसको पालने वाले हैं, का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें। मतलब जो माता पिता होते हैं या जिनके माता पिता नहीं होते हैं, दूसरे लोगों ने पाला हुआ है, उनका यह मौलिक कर्तव्य है, उनका मूल कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें। मतलब उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। बालक 6 साल का हो गया तो उसे स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। वैसे तो 10 थे, लेकिन अभी क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। एक सर्व शिक्षा अभियान है, इसके अंतर्गत बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।